हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में 12 फरवरी के शिफ्ट 3 में जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन के यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 11 फरवरी के तीनों शिफ्ट एंड 12 फरवरी के दोनों शिफ्ट को ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज मैं 12 फरवरी का थर्ड शिफ्ट में जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए औसत शहर ए की औसत कितना है? 105 है। अगले 3 दिनों के लिए कितना है? 84 है। और उसके बाद रेस्ट 2 दिनों के लिए कितना है? 49 है। एंड शहर बी की कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है। तो दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है। शहर बी का तो टोटल इकट्ठा एक बार में दे दिया है एंड शहर ए को जो है पार्ट बाय पार्ट दिया है। पहले 2 दिन का दिया है, फिर 3 दिन का दिया है, फिर अंतिम 2 दिन का दिया है। तो पहले देखो शहर ए का अगर मैं बात करूं, शहर ए का 2 दिनों का कितना है? 105 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 105 210। फिर अगले 3 दिन का कितना है? तो 84 है। 84 से इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 4 3 जा 12 252। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगले जो 2 दिन का उसका कितना है? 49। इसका कितना हो जाएगा? 98। अब सबका सम निकालो। सबका सम निकालने पे कितना हो जाएगा? ये 10 6 एंड 560 आ गया। तो शहर ए में टोटल कितना है? 560। एंड शहर बी का कितना है? 455। तो ए प्लस बी अगर दोनों को भी मिला दो, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। तो सम कितना हो जाएगा दोनों को? तो 560 प्लस 455 टोटल कितना हो जाएगा? 5 6 प्लस 5 11 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10। अब इसमें किसका पूछा है? तो औसत दैनिक पूछा है। तो एक वीक में 7 डेज होता है, तो एवरेज दैनिक पूछा है तो क्या हो जाएगा? 1015 बाय किससे डिवाइड करोगे? 7 से कर दो। 7 1 जा 7 31 7 4 जा 28 एंड 3 5 7 5 जा 35। ये क्वेश्चन का आंसर हो क्या आ गया? 145, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो क्या करना है? शहर बी का, सिटी बी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है और सिटी ए का पार्ट बाय पार्ट दिया। 2 दिन का दिया है 105, फिर अगले 3 दिन का दिया है 84 और फिर उसके बाद अगले 2 दिन का दिया है 49। तो सबका मैं टोटल करके शहर ए का भी फाइंड आउट कर लिया और शहर बी का ऑलरेडी दिया हुआ था, दोनों को सम कर दिया। एंड 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 से उसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1 दिन का एवरेज आ गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा? त्रिभुज का जो रेशियो है साइड्स का कितना है? 5:2:1। एंड परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मान लो ये ट्राइंगल है तो इसका परिमाप क्या होगा? अगर मान लो ए में इसको लिख देता हूं, ये बी और ये सी, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही इस ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो यही साइड यहाँ पे क्या दिया? 5:2:1 रेशियो में सारे के सारे क्या हो जाएगा? 5 + 2 + 1। तो 5 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 8। तो रेशियो 8 का वैल्यू कितना दिया है? 88। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। अब किसका पूछा है? सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी जो नंबर है वही क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा उसी के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ी और साइड्स कौन सा है? तो ये 5 है। तो 5 से किससे को? अगर एक का वैल्यू 11 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 11 55, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो एक और तरीका से आप बना सकते हो जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? परिमाप। परिमाप को कह रहे हैं तो परिमाप क्या था? सम ऑफ ऑल साइड। सम, ये तो तीनों साइड का ही रेशियो है ना,
तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया 8, जो कि किसका वैल्यू 8 का वैल्यू कितना दिया है 88। अगर 8 का वैल्यू 88 दिया है तो 1 का वैल्यू 11, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं था। और 1 का वैल्यू 11 किसका पूछा है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन है 50, ये 5 है, तो 5 × 11 कितना हो जाएगा 55। इसका एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दो है। देखो सबसे बड़ी साइड्स कौन सा यहाँ पे 5 के टर्म में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 से मल्टीपल 100 एंड 100% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ भी आएगा तो उसमें तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तभी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकल पाएगी। अगर 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 5 से डिविजिबल भी होगा ही। यहाँ पे देखो 38 5 से डिविजिबल है, नहीं है। 54 5 से डिविजिबल है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है, कौन, एक 40 भी और एक 55 भी। तो यहाँ से डायरेक्ट आप 5 को देकर ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। अगर एक ही रहता तो डायरेक्ट में टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे दो है, एक 40 भी 5 से डिविजिबल है और 55 भी 5 से डिविजिबल है। तो आप इसके लिए बेस्ट तरीका यही होगा कि आप तीनों को सम कर लो, जो कि 8 होता है। वही 8 का वैल्यू कितना दिया 88, तो 1 का वैल्यू 11 दे देगा। और यहाँ 5 का पूछा, 5 × 11 55। क्या है, एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें से क्या कह रहा है कि ये 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश के कुल वार्षिक बर्फबारी की प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब कि ये यहाँ की पूरी कंट्री का जो है ये कुल वार्षिक बर्फबारी जो है उसको परसेंटेज के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी जो है 700 सेंटीमीटर है, तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है। मतलब मान लो कि ये पूरी की पूरी इंडिया है, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक ही स्टेट का इतना है, दूसरे स्टेट का इतना है, तीसरे स्टेट का इतना है और चौथा स्टेट का इतना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि पूरी इंडिया की, अगर मैं इसको इंडिया मानता हूं तो पूरी इंडिया की बर्फबारी जो परसेंट कितना सेंटीमीटर है, वो 700 सेंटीमीटर है। तो पूछता है कि S5 का कितना है, तो टोटल कितना है मेरे भाई, 100 का कितना आ गया 700 सेंटीमीटर टोटल आ गया ये। और किसका पूछा है, तो S5 का कितना है 12% है। S5 का 12% है, तो 700 का 12%, 12/100। लेकिन यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या पूछा है कि मासिक बर्फबारी क्या है, मतलब मंथली पूछा है। तो मंथली करने के लिए यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके मंथ में आंसर आ जाएगा। अब देखो 12 से 12 चला गया, 00 से 00 चला गया, क्या बचा 7। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया। और बोर्ड मार्क्स में क्या होते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया करनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में एक तो सारे के सारे ब्रैकेट है, लेकिन एक और अंदर में एक और ब्रैकेट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसका जिसमें जो होता है वो उसको कर लो। क्या होगा 3/2 डिवाइड 4/5 है, तो 3/2 अगर डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करता हूं तो क्या हो जाता है 5/4। ये कितना हो गया, ये 15/8। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 15/8। अब किसका होगा, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का। ऑफ क्या है, तो 2/15 इंटू ये था, तो 2/15 इंटू इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 15/8। तो सॉरी 15/8, 15 से 15 चला गया 2 4 जा कितना आ गया 1/4। मतलब यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना आ गया 1/4। अब देखो किसका करना है, तो डिवाइडेड का काम करना है। तो यहाँ पे देखो 4/5, यहाँ पे भी डिवाइड का साइन है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई में करूं तो क्या हो जाएगा इंटू 8/5, कितना गया ये 32/25। अब यहां से देखो ये कितना गया 32/25 माइनस 7/5 प्लस 1/4, यही आ गया। अब देखो तीनों का एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा एलसीएम 100, 25 4 जा 32 इंटू 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। ये कितना 27 जा 140 प्लस ये कितना हो जाएगा
25, 425 जा 100। अब यहां से देखो 128 प्लस 25 कितना हो जाएगा 153 माइनस 140, 40/100। अब इसको मैं दोनों में डिवाइड ये माइनस कर दो कितना हो जाएगा 13/100, जो कि इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 13/100। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ये क्वेश्चन अगेन फिर बोर्ड मास से पूछा, बोर्ड मास क्या आता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में तो सारे हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद क्या है ऑफ है, ऑफ पहले इसके क्रिया कर लो, क्या 1/5 इंटू 25/4, तो 5 से 25 चला कितना बचेगा 5/4, इसका वैल्यू कितना गया 5/4। अब यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना गया 5/4। अब यहाँ पे देखो डिवाइड का, तो यह 20/3 मल्टीप्लिकेशन 9/100 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये अपोजिट हो जाता है। 25 जा 3, 3 9, 3 3 जा 9, 3/5, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3/5, इसका वैल्यू कितना आ गया 5/4। 5/4 को फिर ये यहाँ पे क्या है 5 डिवाइड है, तो 5 इंटू 4/5 आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 4। अब यहां कितना आ गया, ये था प्लस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23/5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, h इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया है, और आधार का व्यास कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। मेरे भाई अगर d 42 दिया है तो r इज इक्वल टू क्या होता है d/2, तो 42/2 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्या आ गया रेडियस त्रिज्या। तो क्या पूछा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है πr/l, πr/l होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr/l। यहाँ पे मुझे l पता नहीं है, तो सबसे पहले l फाइंड आउट करो। तो l को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है √r² प्लस h²। तो r कितना है 21 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर, तो 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441, 28 से कितना हो जाता है स्क्वायर, तो 784, 784। अब दोनों का ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये 4 + 1 5, 8 + 4 12, 7 + 4 11 + 1 12, तो 1225 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा सारे के सारे, यहाँ पे भी ओवर रूट लगेगा, यहाँ पे भी ओवर रूट लगेगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 1225, तो 5 यहाँ पे होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। अब यहाँ पे देखो L भी आ गया, R भी हो गया, और पाई तो पता ही है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, R कितना है 21 और L कितना आ गया 35, तो 7 5 जा 31 35, 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 कितना होगा, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 इंटू 21, 21 को फिर इससे मल्टीप्लाई करो 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 + 1 23, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 231। एक चीज और है, आप इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो, वो ये है कि आप ये देखो यहाँ पे क्या है 22 में क्या छुपा हुआ है 11 छुपा हुआ है, तो ऑप्शन जो होगा वो 11 से 100% क्या होगा डिविजिबल होना चाहिए। तो ये देखो ये तो 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 11 से डिविजिबल ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो आपको यहाँ पे वो तरीका नहीं चलेगा, आपको ये पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे
80 वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो किसके बराबर है? तो 50 वस्तु को एसपी के बराबर है। यही है ना, कह रहे हैं कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से सीपी बाय एसपी आ जाएगा, तो सीपी कितना होगा? इस रेशियो में लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये भी कितना हो जाएगा? 80 इंटू सीपी, 50 इंटू एसपी। अब यहां से 0 से 0 हटा सकते हो, मतलब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया? सीपी का रेशियो हो गया, सीपी है अगर 5 है, एसपी कितना है? 8 है। तो अगर आप किसी भी आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदते हो और 8 रुपए में बेचते हो, तो आपको इससे प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितना का हुआ है? तो 3 का। तो परसेंटेज पूछा है, तो 3 किस पे हुआ है? तो 5 पे। इसी में और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 20 जा और 23 जा कितना हो जाएगा? 60%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो है उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। यहाँ पे देखो, कंपेयर करना है किस किस बीच में? तो शंकु का आयतन एंड बेलन के आयतन के बीच में करना है, जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है। देखो, अगर सबसे पहले व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस क्या होता है? व्यास का हाफ होता है। एंड शंकु की ऊंचाई कितने? 16 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले लिखो कि शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब यहाँ पे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट लिख, ऐसा मत करना, इसका रेडियस अलग, में इसको R1 मान लेता हूँ, अलग अलग है। यहाँ पे देखो, बेलन की ऊंचाई कितना है? तो h इज इक्वल टू है 48 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना है बेलन का? तो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो पाई से तो पाई चला जाएगा दोनों तरफ। इसका रेडियस कितना है तो पता नहीं है, लेकिन ऊंचाई कितना है? तो यहाँ पे भी 16 दिया हुआ है। तो यहां से क्या निकला? आर स्क्वायर इंटू 16/3, और यहां से क्या निकला? आर कितना है यहाँ पे? तो 10 इंटू 10 इंटू 48, जो कि 48 क्या है? हाइट है। अब यहां से कर दो, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? तो 10 इंटू 10 100 इंटू 3 इंटू 3 9 करूँ, और ये अगर आर पूछू तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 100 इंटू 9। अब यहां से देखो, 100 का रूट कितना होता है? 10, और 9 का कितना होता है? 3। रेडियस कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है? तो व्यास पूछा है। तो रेडियस क्या होता है? व्यास का हाफ होता है। तो यहां से व्यास कितना निकल जाएगा? ये कितना है? 30 है, तो व्यास हो जाएगा मेरे भाई 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन था, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। ऐसे लिख लो, 7 वर्षों में कितना हो रहा है? 8 गुना। तो कितने वर्षों में स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो गुना वाला टर्म जो है, वो पहले वाले गुना वाले टर्म को कितना स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ कितना है, वो पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 864। 8 का क्यूब 512, एंड 8 का जो 4 होता है वो कितना होता है? 4096। तो 4096 को मैं 8 का 4 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, यहाँ पे क्या पूछे? वर्षों, कितने वर्षों में? तो इसका जो पावर है उस पावर से इसमें ईयर में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 28। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 28। इस क्वेश्चन का देखो, इसमें क्या क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 75 एंड 5 है। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया कितना कितना? 75 एंड 5। यदि दोनों का अंतर 10 है तो इन दोनों संख्या को योग क्या होगा? इसको मैं दो तरीका से बतलाऊंगा, पहले बेसिक फिर ट्रिक। तो क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लघुत्तम समावर्त
गुणे महत्तम समापवर्त, यही होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि क्या करें, दो संख्याओं का इतना इतना है तो मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। मैं लिख सकता हूं ए और बी क्या है, माना दो नंबर है, ए और बी कोई दो नंबर है। तो एलसीएम कितना होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है 75, एचसीएफ कितना दिया है 5, ये कितना हो गया ए इंटू बी। यहां से ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 75 इंटू 5 कितना होता है 375। उसके बाद क्या करें कि दोनों का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो संख्या क्या क्या है a एंड b है, तो a माइनस बी का अंतर कितना दिया है 10। तो पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब पूछा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये हमसे पूछा है। तो a प्लस बी, यहां से एक फॉर्मूला लगा लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकता हूं, कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी क्या बन जाएगा माइनस 2ab प्लस 4ab इज इक्वल टू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है। यहां से देखो a माइनस बी कितना दिया है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी कितना दिया है 375, 100 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 एंड 4 इंटू 375 को, जो 375 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 4 1200, 75 चौका 300, 1500, यहां से कितना आ गया 1600। मेरे भाई अगर a प्लस बी का वैल्यू 1600 आ गया, तो a प्लस बी का, यहाँ पे सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 1600 आ गया, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 1600, जो किसका स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर था। हमारा आंसर क्या हो गया 40। तो एक आप इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि a माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये सब लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू 75 इंटू 5, 75 को मैं 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 इंटू 3 कितना होता है 75। अब यहां से एक 5 और बच गया, कितना गया, तो ये 25 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। इसी को मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 25 इंटू 15 ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। देखो मैंने सपोज किया कि ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर है, अगर देखो दूसरा नंबर पहला नंबर को मैं दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 आ गया, तो हमारा ये नंबर हो सकता है, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि 25 माइनस 15 कितना, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, मतलब यही नंबर होगा। और इससे पहले मैंने बेसिक तरीका से बतला दिया था, उसमें भी यही नंबर आया था। अब क्या पूछा है, दोनों का सम पूछा है, तो 25 प्लस 15 कितना होता है 40 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर वो फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लिखने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि 75 को देखते ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 75 क्या है 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या था मल्टीप्लाई, जो 5 जो था पहले से ही था, तो 25 को मैंने अलग रख लिया, 3 इंटू 5 को मैंने अलग रख लिया, तो 25 एंड 15 हो गया, दोनों का डिफरेंस देखा तो 10 है, जो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि n1 प्लस n2 संख्या का औसत कितना है 72 है, n1 प्लस n2 संख्या का औसत इतना है, तो टोटल नंबर कितना हो गया, तो n1 प्लस यहां से मैं n2 इज इक्वल टू 34 लिख सकता हूं। वैसे ही n2 प्लस n3 कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दो तो 88। क्या पूछा है, तो n3 माइनस n1, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है मेरे भाई, तो n2 यहाँ पे भी है और n2 यहाँ पे है, डिफरेंस कर n2 यहाँ पे भी और n2 यहाँ पे है, डिफरेंस करने पर दोनों को दोनों चला जाएगा,
क्या बचेगा n3 माइनस n1। अगर नीचे वाले से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो तो सॉरी डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाएगा n3 माइनस n1। तो 88 माइनस 34 किसके इक्वल हो जाएगा 54। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करेगा, यदि x y से 30% कम है, x जो है y से 30% कम तथा z x से 50% कम है। मान लो अगर y 100 है मेरे भाई तो x कितना होगा 70, तभी तो x जो है वो y से 30% कम है। अब फिर क्या करें, z के केस में क्या करें, z x से 50% कम है, तो ये 70 है तो इसका 50% कितना होगा 35। आ गया समझ में, जो है वो y से 30% कम है, तो x y 100 है तो x कितना हो जाएगा 70 एंड z x से 50% कम है, x टोटल कितना है 70 अगर 100% है तो इसका 50% कितना होगा 35। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि z y से कितना परसेंट कम है, तो z y से कितना परसेंट कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है तो 65 का 65 है ना, y कितना है 100 इंटू 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना गया 65%। इजी क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 डेज में पूरा करता, देखो ये रोहित है, ये एक कार्य को 1/4 ये टोटल कार्य है, तो इस कार्य को 1/4 भाग को वो 32 दिन में समाप्त करता है मेरे भाई। अगर 25% 1/4 क्या होगा 25% को 32 डेज में करता है, तो 100% करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा ना। अगर 1/4 में एक काम वो 32 डेज में करता है तो मुझे करवाना है अगर चारों काम तो कितना दिन में करेगा, तो 32 इंटू 4 कितना होगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो ये क्या करे कि यदि रोहित संपूर्ण कार्य करे कितना दिन में करे, क्वेश्चन ही पूछा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 128 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तथा हानि इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सीपी कितना है 1240 और इस पे हानि कितना है 32%। 32% हानि हुआ तो बेचा कितना में होगा 68 में बेचा होगा या नहीं, ऑफ कोर्स बेचा होगा कितना में 68 बाय 100 चला गया, ये कितना बचा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 124 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और कर दो, ये कितना होगा 62 बाई 5। अब 62 इंटू 68 को 62 इंटू 68 बाई 5 इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर मैं 68 को 62 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है 4216, नीचे क्या 5। अब इसको डिवाइड करो कितना होगा 843.20, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीका से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से 2a = 3b = 7c, तो किसका पूछा है a b c। तो इस क्वेश्चन अगर ऐसा इस टर्म में दिया हुआ हो तो सबसे पहले a b c अगर निकालने के लिए पूछे क्या करना है, जिसको पूछे उसको देखना ही नहीं है। देखो अगर a का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो a वाले टर्म को देखना ही नहीं है, और रेस्ट जो टर्म बचा है उसको आपस में क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। तो a का पूछा है तो a के सामने में क्या है 2 है, तो इस 2 को मुझे इग्नोर करना है, अभी देखना ही नहीं है। और उसके रेस्ट में कितना है, ये 2 नंबर है कौन कौन 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 को क्या करो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। वैसे b को जो है अगर b को आप लिखोगे तो b को देखना ही नहीं है, उसके आगे पीछे कितने हैं तो 2 है 2 इंटू 7। अगर c की बात करूं तो c निकालना है तो c को देखना नहीं है, और उसके पीछे बाद ये रेस्ट जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया ये 21 इंटू 14 इंटू 6
ए होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करे कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में नहीं देना चाहिए, रेलगाड़ी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में देना चाहिए। खैर जैसा है वैसे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को कितने 35 सेकंड में पार करते हैं। अगर इसका मतलब क्या होगा, रेलगाड़ी पुल जो है उसकी जो अपनी लेंथ है उसके साथ साथ उसकी भी लेंथ को उन्होंने कवर किया है। पुल के साथ साथ अपनी भी लेंथ को उन्होंने क्या किया है, कवर किया है, डिस्टेंस तय किया है। तो अगर पुल 340 मीटर है तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस प्लस पुल की डिस्टेंस। तो दोनों का डिस्टेंस को कितने मिनट में तय किया है, तो 35 सेकेंड में। वैसे ही नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में भी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के दोनों ऐड हो जाएगा, उसको कितने में क्या है, तो 38 सेकेंड में। और दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन दोनों इक्वल होगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, एल को मैंने माना ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ 340 मीटर लंबे एक पुल को पार करता है कितने सेकंड में, 35 सेकंड में। और ये किसके इक्वल है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकेंड में पार करने के इक्वल है। मतलब ये जो ट्रेन है वो अपने लंबाई के साथ 340 मीटर पुल को कितने मिनट में, कितने सेकंड में पार करते हैं, 35 सेकेंड में। और ये अपनी लेंथ के साथ 460 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करते हैं, तो वो है 38 सेकंड में। अब यहां से क्या कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। वैसे देखो 38L 35L कितना हो जाएगा, 3L। चलो मैं कर ही देता हूँ। यहां से अगर मैं करूँ तो 38L प्लस 38 इंटू 340 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35L प्लस 35 इंटू 460। इस दोनों को माइनस करूँ कितना हो जाएगा, 3L। 3L इज इक्वल टू 35 इंटू 460 माइनस 38 इंटू 340। तो 35 इंटू 460 कितना होता है, इसको 16100 आप कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ से माइनस किसको करना है, तो 340 माइनस 38 इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12920। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा 3180। यहाँ से देखो अगर 3L का वैल्यू 3180 आ गया तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे 3 से डिवाइड करो, 3 1 0 6 0 1060। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है, 1060 है। और उसके अलावा खुद की लंबाई तय करने के बाद कितने, 340 मीटर वाले एक पुल को भी तय करते हैं और 460 मीटर लंबाई वाले पुल को भी तय करते हैं, लेकिन दोनों का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। तो क्या पूछा है, रेलगाड़ी की गति पूछा है। तो रेलगाड़ी की गति मतलब टोटल प्लस डिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की डिस्टेंस प्लस पुल की डिस्टेंस। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितना है, 1060। पुल का डिस्टेंस कितना है, 3 4। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम कितना है, 35 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, सॉरी 1400 बाय 35। तो 35 टू जा 70, 72 जा 140, यहाँ से कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सारे के सारे लेंथ किस में दिया हुआ था, तो मीटर में। एड नीचे क्या था, टाइम किस में दिया था, सेकेंड में। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 18/5 से। तो 5 8 जा 18 8 जा कितना हो जाएगा, 144 किलोमीटर पर आवर, जो कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में,
आप उसको सही करके बना सकते हो। क्या है तो ये ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और यहाँ पे 340 का एक पुल है, उसको कवर कितने में करता है 35 सेकेंड में। वैसे ही एक अन्य ट्रेन या फिर कोई ट्रेन मान लो, उसी ट्रेन को मान लो 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकेंड में तय करता है। तो दोनों के बीच में तो ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से रेलगाड़ी की जो ट्रेन की लेंथ है वो पता चल गया, तो ये स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस निकाल लिया। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस में कौन कौन सा आ गया, तो ट्रेन की खुद की डिस्टेंस एंड पुल की डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दिया एंड जो टाइम ड्यूरेशन था उससे क्या किया डिवाइड किया। तो हमारा आंसर किसमें आ गया मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में 5625 का ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज दर ये भी दे दिया है 7.5% है, तो टी का बार क्या होगा। इसको पीआरटी लगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्या है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, तो 5625। पी कितना है तो 12500। आर कितना है यहाँ पे 7.5। टी कितना है फाइंड आउट करना है, नीचे 100। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 एक और आ जाएगा, 00 से 00 चला गया, 5 2 जा 10, 5 15 जा 25, 5 जा 25, 2 जा 50 और उसके बाद 6 बचा 62, 25 2 जा 50, 12 125, 25 5 जा 125। यहाँ से देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 225, 15 का स्क्वायर ही होता है 225। ये कितना हो जाएगा 5 3 जा। अब यहाँ से टी कितना गया 3 × 2 इज इक्वल टू 6 ईयर्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया और क्या पूछा है कि तीन ये J3, J6 एंड J7 में प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। इसमें से क्या निकालो, पहले J3 का निकालो, फिर J6 का निकालो, फिर J7 का निकालो और देन उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो J3 का कितना परसेंट है, तो J3 में मेरे भाई है 20%, तो 1200 का 20% ये किस में है, तो J3 में, प्लस J6 में कितना है, तो 1200 का 6 कहाँ गया, ये 16%। J7 में कितना है, तो ये 1200 का 7 में कितना है 12%। पहले इतना निकालो। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज से मतलब क्या है, 00 चला गया, 00 चला गया, 00 चला गया, तो कितना होगा 12 × 20। 12 × 20 कितना हो जाएगा। और इसका एक और जो सिंपल तरीका है, डायरेक्ट परसेंटेज को एक में ऐड कर लो, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको मैं वैसे ही निकाल के पहले दिखा देता हूँ। 12 × 20 240, 16 दूना 32, 16 3 19, 192, ये कितना बार 144, इतना आ गया। सबको ऐड करो, 4 + 2 6, 4 + 9 13 + 4 17, 2 1 3 5 76। अब देखो कितने टर्म्स के बारे में, 1 2 3, 3 से क्या करो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3, 2 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 192। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि क्या पूछा है कि J3, J6, J7 और यहाँ पे टोटल सब के लिए सेम ही है 1200। तो J3 में कितना है 20%, J6 में कितना है प्लस 16% और J7 में कितना है तो 12%। तो मैं सारे एक ही बार में सारे परसेंटेज को क्या करता हूँ ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो 20 + 16 36 + 12 48%। तो क्या करना है 1200 परसेंटेज है 00 चला गया, बचा क्या तो 48 × 12। टोटल नंबर कितना है तो 1 2 3, मतलब J3, J6 एंड J7 3।
यहाँ से कैसे क्या करो तो 3 4 जा 12, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 192। तो इजी है, ये सब करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5845 में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 12.15 का वैल्यू 12.5 का वैल्यू क्या होता है 1/8। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8। देखो ये क्या है, टोटल है, इसमें छूट कितना दिया गया 1, उसके पास बेचा कितना में, अगर मान लो ये सीपी है, एमपी है, तो ये इस पे छूट दिया गया, तो एसपी कितना होगा इसमें, तो 7 होगा। ये मेरे भाई एमपी है, ये डिस्काउंट है, तो एसपी 7 होगा, क्योंकि 8 उसका मार्क प्राइस था, उस पर 8 उस पर मार्क प्राइस था, और उस पर 1 रुपीज क्या उसने छूट दिया, तो बेचा कितने 7 में। और इसी 7 का वैल्यू कितना दिया है 5845। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 7 जा 7 8 जा 56, 24 7 3 जा 21 एंड 3 5 7 5 जा 35। अब यहां से देखो किसका पूछे, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 835। वस्तु का अंकित मूल्य इस मार्क प्राइस कितना 8 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करो 835 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो 8 5 40, 4 8 3 24, 4 28 2 और 88 कितना है 64 प्लस 2 66। इसको आंसर क्या हो जाएगा 6680। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकेंड में पार करता है, तो धीरज की गति कितना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 मीटर चौड़ी सड़क है, उसको कितने सेकेंड में पार करता है 25 सेकेंड में, क्या हो जाएगा 4, 25 4 जा 104 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी क्वेश्चन पूछा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे दिए गए आखिर अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले एक की छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो पूछा कक्षा 1 का माध्य अंक क्या होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों का योग कितना है, यहाँ इससे सबसे पहले इसको ऐड कर लो, 3 + 4 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 है, टोटल कितना आ गया 10। अब क्या कह रहा है, अब इसमें ये जो इंटरवल दिया है 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 and 10 to 12, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये कैसे करना होगा, यहाँ पे देखो दोनों को ऐड कर दो फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर ये आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। इसको अगर करने पे कितना आ जाएगा 2/1, 0 + 2 कितना होगा 2 2/2 1, इसमें 4 + 2 6 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 + 6 14/2 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18/2 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/2 11। अब इसमें इसे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देख करना 3 × 1 3, उसका 4 + 3 12, 5 + 1 5, 7 × 1 7 9, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0। अब इस सबको सम कर दो, 12 + 3 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 9 36। क्या आ गया, अब देखो माध्य निकालना है तो 36 को किससे डिवाइड करोगे, तो सभी प्रेक्षणों का योग 36 आ गया, सही कुल प्रेक्षण कितना है 10, इसे 10 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 3.6, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल दिया है इसको अलग करके क्लास मार्क बनाना पड़ेगा। इसमें दोनों को या इसका एक और अगर फॉर्मूला के टर्म में बोलो तो क्या होता है फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म / 2, उस तरीके से निकाल सकते हो। ये क्या होगा फर्स्ट, ये हो गया लास्ट, दोनों को ऐड कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें भी ये फर्स्ट ये लास्ट दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 ही टर्म्स दिया ही है तो दोनों को ऐड कर दो 2 से डिवाइड कर दो, और फिर इन दोनों को अगर ये f है तो ये x है और ये क्या हो गया f(x) हो गया। तो क्या होता है माध्य बराबर सिग्मा, अगर सिग्मा के सेंस में लिखूं तो सिग्मा fx/सिग्मा f, तो वही क्या है ना सिग्मा fx कितना हो गया 36,
सिग्मा एफ कितना है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में, यदि विनोद की गति इतना है तो दीपक गति कितना है? कितना है जी क्वेश्चन है, दीपक एंड विनोद है, 19:12 है। विनोद का कितना पूछा है, विनोद का दिया हुआ 84, तो 12 7 जा कितना होता है 84। किसका पूछा है, दीपक का। दीपक को से 7 से क्या करो मल्टीप्लाई, 133 किलोमीटर पर आवर। कितना है ये क्वेश्चन? ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन इसमें पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो। 12 का वैल्यू कितना है 84 है, किससे मल्टीप्लाई होता है 7 से। किसका पूछा है, दीपक का। दीपक में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 × 7 133। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं, तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उस इमारत को कितने दिन में गिरा सकते हैं? ये तो किस पे है, MDH। क्या होता है, M1D1H1 इज इक्वल टू MTD2H2। MDH मसाले पे ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैन कितना देगा 16, आवर कितना है 8, डेज कितना है 32। इस वाले में देखो तो M2 कितना है 24, आवर कितना है 12, एंड क्या पूछा है, डेज पूछा है। यहाँ पे देखो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 4 2 जा 4 3 जा, यहाँ से कितना हुआ, तो ये 16 2 जा 32, 32 इंटू 4 कितना होता है 128, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो डेज कितना निकला 24 मजदूर 12 घंटे काम करके उस इमारत को कितने दिन में गिरा सकता है, तो 128/9 डेज में, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 क्रमागत वर्षों Y1 से लेकर Y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात को दर्शाया गया है। यदि Y4 के लिए राजस्व 22,500 है तो Y4 के लिए लाभ क्या होगा? सबसे पहले यहाँ देखो Y4 में कितना दिया है 0.90। 0.90 को मैं हटाऊं तो क्या हो जाएगा 100 पॉइंट कटाऊं तो ये क्या हो गया 9:10 के रेशियो में। 9:10 के रेशियो में क्या दिया गया है, तो 9 क्या है, 9 अगर व्यय है, ये क्या है राजस्व है, लिखा है ना, व्यय से राजस्व का अनुपात दिया गया है। तो मेरे भाई अगर व्यय इतना करता है राजस्व इतना है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 1 का वैल्यू, और यहाँ पे कितना दिया टोटल राजस्व का वैल्यू कितना पूछा है, दिया हुआ है 22500, तो 10 का वैल्यू इतना, तो एक चला जाएगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2250 रुपया, और इसी 1 का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 2250। वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप इस तरीका से बना सकते। दोनों के बीच में रेशियो दिया हुआ, किस बीच में, तो व्यय और राजस्व के बीच में रेशियो दिया हुआ है, तो कितना रेशियो है, तो 9:10 में है। तो राजस्व 10 है तो उसमें एक्सपेंडिचर कितना है 9 है, तो बच्चा कितना 1, एंड टोटल राजस्व जो है उसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 22,500। तो 10 का वैल्यू अगर 22,500 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2250, वही 1 का वैल्यू इसमें क्वेश्चन में पूछा है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2250। तो ये था 12 फरवरी के शिफ्ट 3 के सारे मैथ का क्वेश्चन। आई होप आप लोग का सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना।